हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सॉलिड वीडियो। आज हम बात करेंगे पीईबी स्पेस के बारे में, विच इज़ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस। ये स्पेस रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में आ गया एंड मोस्ट ऑफ द इसमें से जो प्लेयर्स की हम बात करने वाले हैं, ये सारे प्लेयर्स अच्छे खासे रैली कर गए थे। बट रिसेंटली एक लास्ट मंथ में इनमें अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। सो हम पर्टिकुलरली इन सारी कंपनीज को एनालाइज करेंगे भी, इनका प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपेरिजन करेंगे एंड वील फाइंड आउट कि आखिर इनमें से सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है। सो लेट्स फाइनली स्टार्ट विद द पी टू पी कंपेरिजन। बट स्टार्ट करने के पहले देयर विल बी टू थिंग्स। सी, सबसे पहले ना मैं इस पूरे स्पेस का बारे में आपको एक बार मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट बताऊंगा एंड द सेकंड थिंग विच आई डू इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है, मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है पीवी स्पेस का, वो बताऊंगा। एंड देन उसके बाद हम प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे। एंड देयर इज वन मोर थिंग। सी, अभी Q3 के रिजल्ट्स आज से शुरू, लेट्स से कि 10 से 15 दिन में पीवी स्पेस के भी आई गेस सारे प्लेयर्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे। 10 से 15 तो एक महीने में तो सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे Q3 के। अभी ये वाली जो वीडियो पूरे Q2 के रिजल्ट्स पे बेस्ड है, बट Q3 के रिजल्ट्स जल्दी ही आने वाले हैं। सो इट्स लाइक कि आप अपना जो डिसीजन है वो आई वुड से कि जो जैसे कि मैं हूँ, तो मेरा डिसीजन भाई ये कि मेरे को दो प्लेयर्स पसंद आ गए इसमें से। अब मैं उन दो प्लेयर्स पे मेरे को पैसा लगाना है, बट मैं अभी थोड़ा सा रुका हूँ। 10-12 दिन जैसे इन प्लेयर्स के रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट आने के बाद मैं एक बार Q3 का ओवरव्यू देख लूँ, उसके बाद मैं पैसा लगाऊंगा उन पे। सो मेक श्योर यू फॉलो दैट अप्रोच, बिकॉज क्या होगा ना कि Q3 से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी भी हम, वरना फिर आप फंसे फंसे रह जाओगे। सो नाउ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पी टू पी कंपेरिजन प्लस उसके पहले मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट। देखो जी, पीईबी स्पेस होता क्या है? प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस। देखो, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस मतलब कि पहले जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, वेयर हाउस होते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं, अपना सेटअप होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह कहते हैं जिनको। फैक्ट्री और वेयर हाउस पहले ब्रिक और सीमेंट से बनते थे भाई, पत्थर और सीमेंट लगा से बनते थे, अपने लेंटर वगैरह करते थे हम, वो सब पिलर विलर का बनता था। बट अब ना टाइम बदल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडिया में इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में वो ब्रिक और बेसिकली ब्रिक और सीमेंट से कंस्ट्रक्शन नहीं करते, वो पीवी से कंस्ट्रक्शन करते हैं, विच इज़ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। ये चीज़ होती है भाई, स्टील के मॉडल बनाते हैं, स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर से पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। नीचे लेट्स से कि इन्होंने बाउंड्री बना दी पत्थर और सीमेंट की, उसके ऊपर पूरा स्टील का स्ट्रक्चर रहता है एंड वो रूफ जो टीन सेट आता है, टीन सेट लगा देते हैं। इससे क्या होता है सबसे पहले इस सेक्टर में कि जो पीवी स्पेस है, ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाला, तो इसमें क्या है कि ये 25 से 30% कम कॉस्ट में हो जाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जो पर्टिकुलर आपका ब्रिक और सीमेंट है उससे सस्ता है। दूसरी चीज़ ये जल्दी भी हो जाता है। अगर लेट से उस काम को होने में 1 साल लग रहा है, तो ये काम 7 से 8 महीने में ही हो जाएगा, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ है कि इसका जो आप इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि ब्रिक और सीमेंट में आपने एक बार गोडाउन बना लिया, एक बार वेयर हाउस बना लिया, अब उसको तोड़ना ही पड़ेगा थोड़ा मोड़ा ऐड करने के लिए। बट पीवी स्पेस में आप थोड़े से पार्ट्स को अनअसेंबल करोगे एंड साथ में और पार्ट्स को लगवा के इजीली आप इसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अपने गोडाउन या फिर फैक्ट्री जिस भी चीज़ की है। सो ये 3 रीजन है जिसके कारण इस स्पेस में अच्छे खासे टेलविंड्स आ रखे हैं। अब टेलविंड क्या होता है? इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा टेलविंड चल रहा है। टेलविंड इज बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बाहर से सपोर्ट आ रहा है बहुत सारी। देखो, आपने देखा होगा कि इतने सारे वेयर हाउस बना रहे हैं। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने अपना खुद का जो कैंपा वाला ब्रांड शुरू करा है, तो उसके लिए वो डी बॉटलिंग प्लांट बना रहे हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में प्लांट्स बना रहे हैं कैंपा कोला के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो प्लांट जब वो बना रहे हैं, तो प्लांट बनाने में वो किस टाइप के प्लांट बना रहे हैं? पीबी टाइप के प्लांट। एंड उनके जो मोस्टली ऑर्डर्स हैं वो ईपैक, इंटरआर्क एंड एम&बी वगैरह जैसी कंपनीज को ही मिल रहे हैं। सो यहाँ पर बेनिफिट्स हो रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एज अ इंडस्ट्री बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, वेयर हाउसिंग एज इंडस्ट्री इवॉल्व हो रहा है, तो उसके कारण पीईबी स्पेस में अच्छा खासा टेलविंड आ रखा है एंड सारी प्लेयर्स 20-25% के मिनिमम ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं। आने वाले 2 से 3 साल की भी विजिबिलिटी यही है, तो भैया पैसा तो यहाँ अच्छा खासा बन सकता है। अब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार होता ये है कि सारे ही प्लेयर्स ग्रो कर रहे हैं, बट उनमें से जो सबसे अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पी री रेटिंग भी मिल जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी मिल जाएगा बहुत बार। अब देखो यार, तुम्हारा वो वाला स्पेस है फैशन स्पेस, वैल्यू फैशन, उसमें Q2 के रिजल्ट्स में स्टाइल बाजार भी इतना अच्छा ग्रो करा था, V2 भी करा था, V2 का स्टॉक बढ़ा बट स्टाइल बाजार का गिरा। तो सबसे अच्छा जो प्लेयर है उसको सबसे अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, सबसे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ जिसको मिल रहा है, और सबसे मतलब एक इट्स लाइक कि सबसे बेस्ट अगर तुमने घोड़ा चुन लिया ना रेस में, देन यू आर गोना मेक इनफ अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। सो पीवी स्पेस में मैं भी पर्टिकुलरली बहुत बुलिश हूँ एंड
अभी एक चीज़ और, अभी इंडिया में अगर 100 फैक्ट्री बन रही है तो 100 में से 5 ही फैक्ट्री हैं जो केवल और केवल पीईबी से बन रही है, स्टील के स्ट्रक्चर से, बाकी सब वही पत्थर वाला काम चल रहा है। तो समझो ये 5 का 10 15 20 25 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी। एंड उसमें भी जो 5 है, 5 में से केवल 2 ही हैं जो ऑर्गेनाइज स्पेस बना रहे हैं, बाकी 3 तो अनऑर्गेनाइज बना रहे हैं। एंड यहाँ पर डबल मौका मिल रहा है ऑर्गेनाइज कंपनी को, एक तो भैया पूरा पीवी स्पेस ही एक्सपेंड हो रहा, 5 से वो 10 हो जाएंगी फैक्ट्रीज बनने वाली, ऊपर से यहाँ जो ऑर्गेनाइज का शेयर है वो भी बढ़ रहा, तो ये 2 से 6 हो जाएंगे। सो अंधा पैसा बन सकता है इन स्टॉक्स में, ईपैक, इंटार, एम&बी, पेनार, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। यहाँ पर अंधा पैसा जा भी सकता है, हमारा कैपिटल बन भी सकती है और जा भी सकती है, तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना होगा। इन सभी में से लेट से 4-5 प्लेयर्स में से एक या 2 प्लेयर्स में पैसा अपनी बेट लगानी होगी। एंड आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज गुड टू बेट, बट उसके कोई भी एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भैया, कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, तुम जाके ईपैक या इंटरआर्क, एम&बी, पेनार वगैरह कुछ खरीद मत लेना मेरी कॉल पे, ठीक है, कोई कॉल ऑल नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, मैं केवल केवल एनालाइज करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि भाई देखो मेरे हिसाब से मेरे को ये प्लेयर अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द P2P कंपैरिजन। तो देखो जी, सबसे पहले देखते हैं कि यार मैंने इस स्पेस में ना 4 कंपनीज को ले रखा है। आई नो देयर आर 2 मोर प्लेयर्स, लाइक यहाँ पर बंसल रूफिंग और सार्थलूकर कुछ करके कंपनी थी। सबसे पहले चीज़, बंसल को मैंने हटा दिया था, देयर वॉज वन रीजन, बहुत छोटी कंपनी थी, 150-200 करोड़ की कंपनी थी, हटा दिया मैंने, लाइक इतना ज़्यादा मेरे को इंटरेक्टिव नहीं लगा था, मतलब बहुत ही छोटा प्लेयर है वो बंसल, ठीक है। एंड ये शार्क्स हैं बेसिकली यहाँ पर जो इनको मैंने लिया है, सो इसलिए मैंने बंसल को हटाया था। एंड इफ आई टॉक अबाउट सार्थलूकर, देन वो एसएमई है, एंड मैं एसएमईज में नहीं डालता भी पैसा। एंड वन मोर थिंग, उसका पीबी से एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू कम आ रहा था। सो एसएमई बेट्स आर ऑल्सो टिपिकल हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ज़्यादा वैसा रहता है वहाँ पर, सो इसलिए मैंने उसको अभी इंक्लूड नहीं करा है। अभी केवल 4 प्लेयर्स को इंक्लूड करा है, ईपैक, इंटरआर्क, एम&बी एंड पेनार इंडस्ट्रीज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जो मैट्रिक्स मैंने यूज़ करें, तो सबसे पहले तो भाई इनका सेल्स ग्रोथ क्या है, देन पैट ग्रोथ क्या है, उनके एबिट ऑफ पैट मार्जिन क्या है, देन उनका ऑर्डर बुक, पीबी कैपेसिटी, आगे जाके क्या पीबी टारगेटेड कैपेसिटी, उनकी गाइडेंस, ये सब चीज़ें करी हैं, प्लस वैल्यूएशंस को भी डिस्कस करें। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट अस फाइनली स्टार्ट। देखो मार्केट कैप में भाई ईपैक का है 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप। इंटरआर्क सबसे बड़ा प्लेयर है 3,500 करोड़, पेनार इंडस्ट्रीज 2,400 करोड़, एंड सबसे छोटा यहाँ पर एम&बी इंजीनियरिंग नजर आ रहा है। अब करंट पीई की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हाई पीई है वो ईपैक प्रीफैब का है, ये सबसे ज़्यादा आई वुड से कि प्रीमियम कमांड कर रहा है बाजार में। इसके पीछे के जो भी रीजन है वील फाइंड आउट। देन सेकंड नंबर पे इंटरआर्क और एम&बी कमांड कर रहे हैं, पेनार सबसे कम पीई पे है, ठीक है। अब देखो जी सेल्स ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेल्स ग्रोथ ईपैक प्रीफैब का Q2 में 62% से हुआ, H1 में 36% से। एंड इंटरआर्क की अगर मैं बात करूँ, देन इंटरआर्क का Q2 में 52%, H1 में 39%। इफ आई टॉक अबाउट एम&बी इंजीनियरिंग, एम&बी इंजीनियरिंग का 49% सेल्स ग्रोथ था Q2 में, H1 में 57% का ग्रोथ था। एंड पेनार इंडस्ट्रीज की बात थोड़ी सी धीमी रह गई, 22% का ग्रोथ था केवल Q2 में, 18% का था H1 में। सो अगर सेल्स ग्रोथ वाइज देखोगे, देन यहाँ पर आपको एम&बी इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छा नजर आ रहा होगा। लाइक एम&बी इंजीनियरिंग इज रियली ग्रेट, 57% का ग्रो करा H1 में, वेल अदर प्लेयर्स जो ईपैक और इंटरआर्क है वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, 36%, 39%, ऑलमोस्ट सेम। एंड पेनार तो भाई याद हो रखा है, ठीक है। अब बात करेंगे पैट ग्रोथ। देखो जी एम&बी यहाँ पर सेल्स में तो अच्छा खासा आगे निकल गया, बट पैट में नहीं निकल पाया, ये केवल 33% से ग्रो करा H1 में इसका पैट। अब इसके पीछे की भी रीजन है वो भी डिस्कस करेंगे। अब ईपैक प्रीफैब की बात करूँ, देन Q2 में 104% का पैट ग्रोथ था, H1 में 64% का पैट ग्रोथ था। एंड इंटरआर्क Q2 में 56% का पैट ग्रोथ, H1 में 48% का पैट ग्रोथ, वाइल एम&बी का तुम्हें पता ही है -7% Q2 में, 33% H1 में। एंड पेनार इंडस्ट्रीज का इफेक्ट होगा, देन Q2 में 20% का पैट ग्रोथ था, बट H1 में भी सेम ही था, 20% का ही ग्रोथ है। सो देखो पैट वाइज लेवल पे आप देखोगे, देन ईपैक प्रीफैब इज क्लियरली विनिंग। इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ कंडीशन जब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा पेस से बढ़े एज कम्पेयर टू इट्स सेल्स। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ईपैक प्रीफैब ऑपरेटिंग लेवरेज के नाम पे जीत रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट्स के नाम पे जीत रहा है। उनके मार्जिन्स थोड़े मोड़े एक्सपेंड हुए हैं, सो इसके कारण उन्हें अच्छा और लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज स्केल का मज़ा मिल रहा है ईपैक प्रीफैब को पर्टिकुलरली। सो इनके पैट ग्रोथ अच्छी खासी रही है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट
EBITDA मार्जिन इन दिस इंडस्ट्री जनरली 9 से 10% का रेंज है. लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ईपैक का क्या सीन है. ईपैक 11% के पेट EBITDA मार्जिन पे बैठा है एंड पेट मार्जिन है इस कंपनी के 6% के. वाइल जो हमारा इंटराज है, जो कि बेसिकली इंटराज ना बहुत पुराना लिस्टेड प्लेयर है, बहुत सालों से लिस्टेड है, एंड इंटराज इज नोन एज द किंग ऑफ दिस प्लेयर स्पेस बेसिकली. एंड इंटराज इज बेसिकली लाइक द वन जो एक कहते हैं ना लेजेंडरी प्लेयर टाइप चीज़ है. ठीक है, ये बहुत टाइम से लिस्टेड है एंड स्टिल इनके मार्जिन बहुत कम है. 8.5% के EBITDA मार्जिन है, बट पेट मार्जिन आर डिसेंट इनफ. 6.8% के पेट मार्जिन है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट M&B इंजीनियरिंग, M&B इंजीनियरिंग इज समथिंग जिसका पेट EBITDA मार्जिन और पेट मार्जिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है भाई. 12% का EBITDA मार्जिन एंड 7% का पेट मार्जिन. अब एक बात बताओ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यार. इतने ज़्यादा मार्जिन कैसे पॉसिबल है अगर तुम इंडिया में बना रहे हो? नहीं है. बट तुम अगर एक्सपोर्ट करते हो देन पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है भाई. M&B इंजीनियरिंग इज़ अ कंपनी जो एक्सपोर्ट्स पे अच्छा खासा फोकस करती है एंड इनका बहुत पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है. ये पीबी स्ट्रक्चर्स को यूएस जैसी जगह में एक्सपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्ट्स में मार्जिन थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं. एंड इनके EBITDA मार्जिन अभी 11 से 13% की रेंज में चल रहे हैं एंड दे हैव सेट कि 12-13% इज मिनिमम अभी, क्योंकि यूएस में इतने ज़्यादा वो टैरिफ वगैरह वाला सीन हो रखा है, बहुत से मतलब अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, उसके कारण हमारे EBITDA मार्जिन 12-13% है जो कि मिनिमम है. अगर वो टैरिफ वाली सिचुएशन कम होती है, कुछ वहाँ इंप्रूवमेंट्स आते हैं, देन हमारे EBITDA मार्जिन बढ़ सकते हैं ग्रेजुअली. और इफ़ आई टॉक अबाउट इंटराज के EBITDA मार्जिन आर नॉट ग्रेट, केवल 8.5% के हैं. वो द कंपनी सेड के हाँ हम अपने EBITDA मार्जिन से खुश नहीं है एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव. ये इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर टारगेटिंग डबल डिजिट, मतलब बेसिकली 10% 11% के EBITDA मार्जिन टारगेट कर रहे हैं. अभी नहीं तो लेट्स से अगले साल या फिर अगले 2-3 साल में, जो भी है. Now if I talk about Pennar Industries is quite decent. 9 से 10% का EBITDA मार्जिन है, बट इनका पैट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा बुरा है. 3.5% का है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टॉप लीडिंग प्लेयर्स. सो पेनार इंडस्ट्रीज का पेट मार्जिन इज नॉट ग्रेट. अब इसके पीछे का रीज़न ये था, लेट्स से कि Q2 और Q1 और लास्ट ईयर में इनके मार्जिन अच्छे नहीं आए हैं. द पर्टिकुलर रीज़न वॉज कि इनका जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया. लेबर का वो शॉर्टेज वगैरह सीन था, उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह देनी पड़ा. जो भी सीन है शॉर्टेज था, तो उसके कारण इनके पेट मार्जिन में इम्पैक्ट है. एंड आगे जाके ये कह रहे हैं कि Q3 में कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी. सेल्स के लिए भी इन्होंने ये चीज़ कहा था कि भाई Q3 में तुम जाओगे तो इम्प्रूव हो जाएगा. अब से ये पेनार इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ से, एंड आई विल बी होल्डिंग ऑन दिस. मतलब मैं इसको होल्ड पे रखूँगा, क्योंकि ये हर चीज़ में इन्होंने कॉन कॉल में कहा कि भाई हम Q3 पे देखेंगे, Q3 में. एंड इस कंपनी का 45% ही है जो PEB से आता है, 55% अदर सेगमेंट से आता है. एंड इनका 45% जो PEB से आता है, PEB इनका इज ग्रोइंग एट रेट ऑफ 30%. सो लास्ट में ही रखूँगा मैं इसको, लाइक फोर्थ प्लेयर यू कैन कंसिडर इट पेनार इंडस्ट्रीज. इनका पेट मार्जिन भी उतना अच्छा नहीं है एंड हर चीज़ को Q3 पे डिले कर रहे हैं. लेट्स सी कि Q3 में कितना क्या अच्छे आते हैं. सो यहाँ से आप पर्टिकुलरली पेनार को भूल ही जाओ सॉर्ट ऑफ अभी के लिए. इनका ऑर्डर बुक इज़ अराउंड 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक है. PEB कैपेसिटी इज़ 1,56,000 मेट्रिक टन एंड कैपेक्स इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हमें. बट सो पेनार इज़ समथिंग विच आई एम फॉरगेटिंग फॉर नाउ, बिकॉज इनका वही चीज़ है कि इन्होंने बोला Q3 में देखेंगे ये सब वे सब. सो पेनार आई फॉरगेटेड नाउ. अभी मेरे लिए केवल 3 प्लेयर्स हैं, ईपैक, इंटरार्क एंड M&B इंजीनियरिंग. सो लेट्स गो ऑन टू देम. देखो पैट सेल्स वाइज हमने देखा था M&B वॉज अ क्लियर विनर इन H1. एंड देन पैट वाइज हमने देखा, पैट वाइज आपका ईपैक प्रीफैब इज क्लियरली विनिंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट EBITDA पैट मार्जिन वाइज, आपका ये वाला जो M&B इंजीनियरिंग है, दे आर क्लियरली विनिंग द रेस 12% एंड 7.2% के. बट पॉइंट ये है M&B इंजीनियरिंग में अभी जो चीज़ें, मेरा एक ओपिनियन बन रहा है भाई, वहाँ पर देखो इनका बहुत पार्ट ऑफ रेवेन्यू US और अदर कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट से आता है. एंड एक्सपोर्ट करने में अभी 50% टैरिफ, कभी 500% टैरिफ. ट्रंप पागल हो रहा है, मतलब वो कुछ भी कर रहा है. ठीक है, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसके कारण इनके मार्जिन इम्पैक्ट हो जाते हैं. भाई तुम ऑर्डर जब ले रहे हो तब पता चला तुम्हें 25% टैरिफ थे, एंड जब तुम डिलीवर कर रहे हो, पेमेंट आना तब 50% टैरिफ हो गए, तो तुम्हारा मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है. एंड फॉरेन एक्सचेंज में लॉस हो रहा है भैया. अपना जो रुपी गिर रहा है भाई साहब, ठीक है, तो फॉरेक्स में लॉस हो रहा है. सो उसके कारण इनके मार्जिन वगैरह इंपैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पिट रही है. तो अभी इनकी थोड़ी सी लगी पड़ी है प्रॉफिट्स के मामले में. लेट्स सी Q3 में क्या सिचुएशन है. Q3 में और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह पे क्या सीन है आगे जाके. सो इसलिए पर्टिकुलरली दिस इज नॉट द वन विच इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन, लेट मी टेल यू.
अब बात करेंगे ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक देखो मैंने 31 अक्टूबर की ले रखी है। आई नो उसके बाद बहुत सारे कंपनीज को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले थे। ईपैक को खुद सिर्फ 400-500 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, इंटरआर को खुद 400-500 के मिले थे। बट द पॉइंट इज अगर मैं उस उन ऑर्डर्स को इसमें क्लब कर देता तो फिर देखो इसमें से 900 करोड़ में से बहुत से ऑर्डर्स हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। तो और मैं तुमको बता दूं कि भाई एज ऑफ दिस डेट इतनी ऑर्डर बुक है, सो दिस माइट बी मिसलीडिंग, इसलिए मैंने ये चीज़ इंक्लूड नहीं करी। अभी Q3 में इनकी ऑर्डर बुक फाइनल आ जाएगी कि भाई कितनी क्या पेंडिंग है, सो उसके बेसिस पर जज कर लेना। अभी के लिए सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक आपके इंटरआर के पास थी, जो कि लेजेंड है इस पूरी इंडस्ट्री का, मतलब किंग बादशाह टाइप से जाना जाता है। एंड ये नए ईपेक प्रीफैब इज समवन हु इज़ इवॉल्विंग, ये नया है बेसिकली। आप समझ लो कि ये हनी सिंह है इंटरआर, एंड और आपके ये जो ईपेक प्रीफैब है ये नए नए सिंगर्स हैं, ऐसा समझ सकते हो। दिलजीत दोसांझ को समझ लो, ठीक है। हाँ, जैसा जनरल एग्जांपल पर्सपेक्टिव था ऐसी। अब देखो पीबी कैपेसिटी क्या है। पीबी कैपेसिटी बेसिकली तुम कितना मेट्रिक टन तुम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उसके ज़्यादा मज़े, जिसके ज़्यादा यूटिलाइजेशन उसके ज़्यादा मज़े। देखो ईपैक 1,34,000 की है अभी एज ऑफ नाउ। एंड आपका उसके बाद मैं बात करूँ इंटरआर की, देन इंटरआर के से 2 लाख मेट्रिक टन। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट M&B इंजीनियरिंग, इनका कम है, 1 लाख मेट्रिक टन का ही है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट लेयर पेनार 1,56,000। बट एज आई सेड कि इनको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सो इनको भूल ही जाओ। पीबी कैपेसिटी वाइज इफ़ यू सी देन यहाँ पर इंटरआर्क इज़ अ क्लियर विनर, 2 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी इनकी। बट यू नीड टू check this out. EPEC prefab is expanding at a huge rate. Like if I talk about then, हाँ जी, सो अब देखो अब देखो लाइक हमने जो चीज़ देखी है आगे, पीबी कैपेसिटी अभी सबसे ज़्यादा है इंटरआर्क की, ठीक है। बट अभी ईपेक प्रीफैब जो चीज़ें कर रहा है लाइक एग्जीक्यूशन, मतलब ये इतना ज़्यादा केपेक्स कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 2,30,000 मेट्रिक टन तक की कैपेसिटी अचीव कर लेंगे बाई Q3 ऑफ FY27। एंड इंटरआर्क का अभी मुझे कोई अपडेट नहीं मिला कि ये कितनी क्या कैपेसिटी अपनी अपग्रेड करने वाले। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट M&B कह रहा है कि हम 140 तक ले जाएंगे। सो कैपेसिटी वाइज इफ़ यू सी देन अभी जो आगे की विजिबिलिटी है, और M&B ईपेक प्रीफैब का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास अभी जो कैपेसिटी वो 1 ही साल तक हम चला पाएंगे, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स का जो इन्फ्लो आ रहा है वो इस हिसाब से आ रहा है। तो अगर हम 27 मतलब अगर अभी हम कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो हमें फाइनेंशियल 28, 29 या 27 इन 3 ईयर्स में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब अगर हमने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो द पॉइंट इज कि हम ऑर्डर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड अगर ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पाए सो अगेन फिर मतलब क्या मज़ा आएगा, समझ रहे हो कि प्रॉफिट्स मतलब बिजनेस ही नहीं बढ़ पाएगा ना इनका। तो इसलिए ये कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। गुजरात में, आंध्र प्रदेश वगैरह में कहाँ कहाँ तो प्लांट्स लगाने की बातें चल रही है। इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वगैरह हो रहा है। दे ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग, मतलब अभी चल रही, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। एंड जैसे इनका Q3 का कॉन कॉल वगैरह आएगा, अपडेट आएगा, आई विल गेट ऑन टू यू गाइस। केपेक्स वाइज सारे प्लेयर 150 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं तीनों, 26 और 27 का मिक्सड है ये। और लास्ट का जो पेनार है वो मुझे कुछ डेटास अवेलेबल नहीं था उसका। नाउ आप पोजीशंस देख लेंगे जल्दी से, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब देखो केपेक्स वाइज वगैरह देख ले, गाइडेंस और प्रोजेक्शंस क्या है इनके। बेसिकली अभी ईपेक प्रीफैब ने Q2 की कॉल में कहा कि 30 से 35% का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है FY26 में ग्रोथ करने के लिए। एंड व्हाट दे आर सेइंग इज कि 1550 करोड़ का रेवेन्यू ये कर सकते हैं, वो भी 10 से 11% के एबिटा मार्जिन में। एंड इंटरआर्क कह रहा है कि हम 20% की ग्रोथ कर लेंगे। गाइडेंस था 17.5 का, बट नाउ दे आर सेइंग कि हम 20% का कर लेंगे। अच्छा 20%, वो भी 20% का ग्रोथ कर लेंगे। 1750 करोड़ का रेवेन्यू, वो भी 9% के एबिटा मार्जिन पे। और आपके M&B वाले कह रहे हैं कि हम 25% का ग्रोथ करेंगे, जिससे सेल्स हो जाएगा 1250 करोड़ का, और एबिटा मार्जिन से रहेंगे 13%। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैंने वैल्यूएशंस कैलकुलेट कर लिए कि भाई अगर लेट से ईपेक प्रीफैब 1550 करोड़ का 1500 करोड़ की सेल्स करता है, तो 6% पैट मार्जिन के हिसाब से 90 से 100 करोड़ का पैट बन रहा है इनका। तो उस हिसाब से इनका फॉरवर्ड पी आ गया ईपेक प्रीफैब का 25। ऐसे ही इंटरआर्च में 1750 करोड़ की सेल्स है। 1750 करोड़ की सेल्स में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6.8% का पैट मार्जिन। उसके हिसाब से इनका जो पैट बना तकरीबन 100-120 करोड़ जितना भी बन रहा था। एंड वो मैंने इनके अभी जो मार्केट कैप से डिवाइड करा तो इसका फॉरवर्ड पी आ गया 28। ऐसे ही फॉरवर्ड पी आ गया M&B का 21। सबसे सस्ता जो दिख रहा है वो M&B दिख रहा है। बट पर्टिकुलरली मैं अब देखो रेट इस बार पोजीशंस की अगर मैं असाइनिंग करूं, देन देखो पोजीशंस ऐसी हैं कि ईपेक को मैं दूंगा नंबर 1 पोजीशन, इंटरआर्च को मैं दूंगा नंबर 1 पोजीशन।
M&B इंजीनियरिंग डिस्पाइट ग्रोइंग सेल्स, इतना ज़्यादा सेल्स ग्रो करने के बाद, भाई M&B तो क्लियर विनर था सेल्स के हिसाब से, बट स्टिल मैं इसको पोजीशन 2 इसलिए दे रहा हूँ, इसके पीछे के 2 रीजन है। सबसे पहले यार अभी बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये यूएस में बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनके प्रॉफिटेबिलिटी उसके कारण इम्पैक्ट हो रही है। देन डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, अपनी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसके कारण क्या है, फॉरेक्स में लॉस हो रहे हैं इनको। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिससे ये जो बिजनेस का कोर एम होता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सो देर आर फ्यू अनसर्टेनिटीज़ जिसके कारण मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इन चीज़ों से। एंड और एक चीज़ और, लाइक इनका अब देखो, तुम समझो इतना अच्छा ग्रो कर लिया उसके बाद भी ये चीज़ बोले ना, M&B की कौन कॉल पढ़ना, यू विल फाइंड आउट 25% का ग्रोथ गाइडेंस है पूरे ईयर का। एंड व्हाट दे सेड कि Q1, और लोगों ने कहा कि तुम H1 में ही इतना कर लिए 50-60% का ग्रोथ, तो H2 में तो केवल 8-10% का करोगे तो ही काम चल जाएगा तुम्हारा। तो इन्होंने कहा कि H1 हमारा बहुत अच्छा रहा इस साल, तो हो सकता है H2 अच्छा ना रहे, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसे सेंटेंस के। तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा M&B का कॉन कॉल, सो पर्टिकुलरली आई एम पुटिंग दिस कंपनी एट द सेकंड पोजीशन। एंड ईपैक को मैंने नंबर 1 पे रखा है कॉज इनका गाइडेंस सबसे अच्छा है, एबिटा मार्जिन्स आर ग्रेट, प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेट, एग्जीक्यूशन इज ग्रेट, एंड कॉन कॉल बहुत अच्छा था। एंड एंटेरार को भी मैंने नंबर 1 पे रखा है। सो इन दोनों पे मैं पर्टिकुलरली भी कंफ्यूज है, आई वुड से ईपैक एंड एंटेरार्च, बिकॉज बोथ आर डूइंग ग्रेट, बोथ आर डूइंग सॉलिड चीज। अब मोर क्लैरिटी हमें Q3 के नंबर्स पे आ जाएगी। सो आई रिकमेंड यू गाइस कि अभी पैसा मत लगाओ, थोड़ा रुको, 5-10% ऊपर चला जाए नीचे आ जाए चलता है, हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। सो एक बार पेशेंटली वेट करो, Q3 के नंबर्स को चेकआउट करो कि भाई पोजीशंस क्या है, हम अच्छे से प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपैरिजन फिर से करेंगे। जैसे ही नंबर्स आउट होंगे आई विल बी द फर्स्ट वन टू मेक द वीडियो ऑन पीईपी स्पेस पूरा। अगर ये 4 प्लेयर्स में से 3 का भी आ गया, मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल शो यू द गाइस कि भाई नंबर रेटिंग्स क्या चल रही है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अभी Q3 के अपडेट्स आना शुरू हो गए, पॉलीकैप का आ गया, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट सून। सो या मेक श्योर यू फॉलो मी फॉर दैट, या सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब वालों देखते रहते हो, ठीक है। या सो दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।